नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से लर्न विद आकाश यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में भूगोल से संबंधित कई सारी शब्दावलियों को पढ़ा, तो मैं एक बार फिर से आपको लेकर के आया हूँ भूगोल की कुछ संबंधित नई शब्दावलियाँ, जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उनका सीधा सीधा मतलब क्या होता है। और जैसा सभी को पता है कि डायरेक्ट पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो इनसे मिलाकर के सीधे प्रश्न बनते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं ये। जैसे सबसे पहले है उपसौर और अपसौर। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि पृथ्वी की परिक्रमा की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो अपने एक्सिस पे जो डायरेक्शन उसकी क्या है, दिशा पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है। जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। तो क्या मतलब है कि पृथ्वी की जो परिक्रमा है वह कैसी दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल है। अतः अब 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो ये हमको डेट याद रखनी कि 3 जनवरी के दिन क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कैसी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं उपसौर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। तो जो नज़दीक जो डिस्टेंस है जो कम हो रही है, न्यून हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीहीलियन बोलेंगे। ठीक है, इसके विपरीत 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 9.15 करोड़ मील होती है, जिसे अपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो अपसौर क्या होता है, जो पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है। तो उपसौर क्या हो गया हमारा, अगर हम समझे सीधा सीधा, तो उपसौर के समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह कैसी होती है, न्यूनतम होती है। और अपसौर में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। और ये किस किस तिथि में होती है, तो 3 जनवरी को होती है, न्यूनतम होती है, और 4 जुलाई को ये अधिकतम होती है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 3 जन 4 जूला। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 जन इसमें क्या होगा, नज़दीक होगा, न्यूनतम होगी, तो उसे हम उपसौर बोलेंगे। और दूरी जो अधिकतम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे, एपीहीलियन बोलेंगे। ठीक है, तो 4 जुलाई को सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है, 9.15 करोड़ हो जाती है, करोड़ मील हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एप साइड क्या होता है। ठीक है, अपसौर एवं उपसौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, एप साइड बोलते हैं। ठीक है, ये सीधी सीधी जो वर्डिंग है कि निम्न में से एप साइड का क्या तात्पर्य है, तो एप साइड क्या होता है, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन जो होती है, तो वह कहाँ से गुजरती है, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एप साइड रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये अपसौर उपसौर को मिलाती है। ये प्रकाश चक्र, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो प्रकाश चक्र क्या होता है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है, तो प्रकाश चक्र कहलाती है। जैसे आप देखें कि जैसे कि पृथ्वी का ये हिस्सा है, यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो ये भाग जो है प्रकाशित होगा। तो इतना भाग इसका प्रकाशित होगा। अगर हम ये कहें कि इसका इतना भाग प्रकाशित है और इतना भाग ये अंधेरे में है, तो ये जो बीच की जो लाइन है जहाँ पे प्रकाश और अंधकार ये आपस में आकर मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश चक्र, कई बार प्रकाश चक्र का प्रश्न पूछा जा चुका है और इसको इस तरीके से जो प्रकाश चक्र क्या होता है, तो ऑप्शन में दे देते हैं ये काल्पनिक रेखा जो रहेगी प्रकाशित अप्रकाशित भागों को मिटाने वाली, और उसमें दे देते हैं कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो किरीट हमें जो ये डायमंड रिंग दिखती है, इसको हम प्रकाश चक्र कहते हैं। तो इस तरीके से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, विषुव इक्विनॉक्स। ठीक है, विषुव इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो जैसे कि विषुवत रेखा, जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो इस पर जो सूर्य जो होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर चमकता है इसके ऊपर। ठीक है,
डायरेक्ट इस पर लाइट पड़ती है विषुवत रेखा पर। तो क्या होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर बराबर चमकेगा तो जो दोनों गोलार्धों पर क्या होगा, जो दोनों गोलार्धों का मतलब क्या है, हमारा ये विषुवत रेखा, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ये सूर्य चमक रहा है तो सूर्य की जो रोशनी है वो इवन पड़ रही है ना दोनों हिस्से में। ठीक है, इस प्रकार से तो जो दिन की स्थिति होगी और जो रात की स्थिति होगी वो कैसी होगी, बराबर होगी। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, इस स्थिति को बोलते हैं विषुव बोलते हैं। ठीक है, और ये किस किस तिथि में होता है, ये 2 तिथियों में होता है, एक 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। ठीक है, इस अवधि पे क्या होता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसको हम याद रख सकते हैं 23-21 सिम बराबर। ठीक है, 23-21 सिम बराबर। तो सिम से सा का मतलब सितंबर हो गया और माह से मतलब मार्च हो गया, तो 23 सितंबर 21 मार्च 23-21 सिम बराबर, मतलब दिन और रात कैसे होते हैं, उनकी अवधि बराबर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्थिति को इक्विनॉक्स बोलते हैं। नक्षत्र दिवस जैसे शब्द होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसको बोलते हैं सिडरियल टाइम। पृथ्वी के 360 डिग्री घूर्णन में लगा समय, जब एक विशेष तारे के समय में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति वापस में आ जाती है तो इसे नक्षत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि ये किसी एक तारे के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे हम सूर्य को ही लेकर के देखें, सूर्य भी एक तारा है, तो पृथ्वी का जो 360 डिग्री का जो घूर्णन है, ठीक है, पृथ्वी जब अपना पूरा रोटेशन करती है, जैसे अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये 0, 90, ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया 180 और ये 360। ठीक है, तो जब ये 360 का इसका एक रोटेशन इस तरीके से हो जाता है और उसमें जो टाइम लगता है, तो जब ये एक विशेष तारे के समय में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति वापस समय में अब अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। अगर मान लो कोई एक विशेष तारा है और वही तारे विशेष तारे के समय पृथ्वी उसी समय जो उतना ही समय जो एक तारा ले रहा है उतने ही समय में पृथ्वी अपने उतने ही टाइम में उसने अपना 360 डिग्री पूर्ण कर लिया जो घूर्णन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा पृथ्वी को घूमने में। अगर उसने एक कोई विशेष तारा है, कोई रिस्पेक्टिव तारे के समय के हिसाब से उसने अपनी जितने समय में 360 डिग्री को पूर्ण किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको नक्षत्र दिवस बोलेंगे। तो नक्षत्र का मतलब ही हम क्या बोलते हैं, एक तारे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो तारे के रिस्पेक्ट में होगा, जो जितने टाइम में वो पृथ्वी जो होगी 360 डिग्री का घूर्णन करेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो सौर दिवस, सोलर डे क्या होता है, जैसे सोलर डे, तो सोलर डे मतलब जब सूर्य को गतिशील मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तो सौर दिवस होता है, जिसकी अवधि पूर्णता कितनी होती है, 24 घंटे होती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि सौर दिवस की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इस तरीके से। तो उसकी अवधि कितनी होती है, 24 घंटे होती है। तो क्या मतलब है कि जब सूर्य को गतिशील मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सौर दिवस बोलते हैं। कहने का ये मतलब ये है कि जब सूर्य भी गतिमान है और पृथ्वी भी उसके चारों तरफ क्या कर रही है, एक तरीके से मतलब अपने रोटेशन पे घूम रही है और इसके चारों तरफ भी घूमती जा रही है, तो इसके चारों तरफ घूमेगी तो वो तो उसको 1 साल लगेगा, लेकिन अपने रोटेशन पे घूम रही है तो इतना एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रोटेशन है वो कितने घंटे में पूरा कर रही है, तो वो 24 घंटे में पूरा कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो आशा है कि आपको सोलर डे आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो मैं आप दोबारा प्रयास करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तात्पर्य देखिए, सौर दिवस का कहने का मतलब ये है कि परिभाषा को ठीक से समझे कि सूर्य को गतिशील मानकर, ठीक है, सूर्य को गतिशील मतलब कैसे कि सूर्य भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना, तो पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो परिक्रमण कर रही है तो उसने कुछ परिक्रमण कुछ दिनों में की होगी, तो हर दिन को हमने एक समय में बांट दिया है। तो जितने दिनों में उसने ये जो
परिक्रमण किया है सूर्य का, तो उसको हम क्या बोलें, उन दिनों को हम बोलेंगे सौर दिवस बोलेंगे, ठीक है। और हर एक सौर दिवस कितने घंटे का होगा, वो 24 घंटे का होगा, ठीक है। लीप ईयर, लीप ईयर से आप सभी लोग वाजिब हैं, रीजनिंग में हम हर वर्ष हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर में, सौर वर्ष कैलेंडर का मतलब क्या हो गया, एक साल, ठीक है, जिसको हम 365 दिन और 366 दिन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, ठीक है। कितना घंटे बढ़ जाता है, 6 घंटे बढ़ जाता है। और इसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। तो लीप वर्ष कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। जिसमें फरवरी माह में क्या होता है, 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर वर्ष जो होता है, हर वर्ष अगर हम देखें कि हर वर्ष 6 घंटे बढ़ जाते हैं, और अगर हम 6 गुणे 4 साल, हर वर्ष 4 साल के हिसाब से देखें तो 6 चौके 24, तो एक दिन बढ़ जाता है। तो तभी लीप ईयर्स को हम हर साल कितने, 4 वर्षों बाद इसको हम गणना करते हैं, 4 वर्षों में, क्योंकि 4 वर्षों में 24 घंटे एक दिन के बराबर समय हो जाता है। और वो हम इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि फरवरी में हमारा 28 का दिन होता है, तो हम उसको फरवरी में एडजस्ट करते हैं 29 दिन के हिसाब से, ठीक है। अक्षांश, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। आप अगर अक्षांश को सीधे सीधे समझें कि जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में आप देखेंगे, तो पृथ्वी में आप इस तरीके से देखें बनावट जो पृथ्वी की है, तो ये 0 डिग्री, इस तरीके से आप लाइनों देखेंगे, ये 0 डिग्री से होते हुए दोनों गोलार्धों में इस तरीके से आता है। 0 डिग्री से आप देखेंगे तो 0 से 20, 30, 60, फिर 90, इस तरीके से दोनों तरफ में जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर ये हमने बनाया विषुवत रेखा, कहने का मतलब विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी, आप देखेंगे कि 0 डिग्री हम बोलते हैं, तो ये क्या है, एक एंगल है। 20 डिग्री ये क्या है, एक कोण है, ठीक है। तो कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये 0 डिग्री से उत्तर में ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो अगर हम 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में अगर हम एक इस तरह से लाइन खींचें, तो इसकी जो कोणीय दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक कुछ ना कुछ दूरी होगी, हो सकता है ये 15 डिग्री हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 15 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर होती है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण होती है। तो अगर हम बोलेंगे सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो कौन सी होती है, 0 डिग्री। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 2 अक्षांशों की अगर बीच की दूरी अगर हम देखें, अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 111 किलोमीटर हो गई। पृथ्वी के गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अधिक हो जाती है। क्या कहने का मतलब है कि अक्षांशों की दूरी क्या होती है, पृथ्वी के गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अधिक हो जाती है, और पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की स्थिति अक्षांश रेखाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं द्वारा क्या निर्धारित की जाती है, किसी बिंदु की स्थिति पृथ्वी की सतह पर। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क वृत्त, आर्कटिक सर्किल, ठीक है, और दक्षिणी जो अक्षांश जो मकर वृत्त है उसको आर्कटिक अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है कि ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा जो होती है हमारे 23.5 डिग्री पर, ये कर्क होती है, और 23.5 डिग्री पर ये यहाँ भी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। और यही से आर्कटिक सर्किल हो गया, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक है और साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, अंटार्कटिक सर्किल हो गया। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये क्या होते हैं, जैसे आप मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बनाते हैं, तो सर्दियों में मकर संक्रांति आती है,
जैसे इसका क्या तात्पर्य होता है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य जब 0 डिग्री से अपनी स्थिति बदलता है, जब यहाँ बीच में होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ये उत्तर की ओर जाता है, फिर ये दक्षिण की ओर भी जाता है, तो इसी स्थिति को उत्तर की ओर जाने को उत्तरायण और दक्षिण की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, तो इसको संक्रांति बोलते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, 21 जून को सूर्य कहाँ पर लंबवत होता है? कर्क रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर नहीं। विषुवत रेखा पे जब लंबवत होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा पे लंबवत होगा तो हम उसे विषु बोलेंगे, इक्विनॉक्स। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सूर्य है वो कहाँ पर लंबवत होगा? वो कर्क रेखा पर लंबवत होगा। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा। ठीक है, और विषु पे कब लंबवत होता है? वो 23-21 से बराबर बताया ना। ठीक है, 23-21 से बराबर बताया ना। ये विषुवत रेखा पे, विषु पे, इस पे ये लंबवत होता है। किस पे? विषुवत रेखा पर, तो इसको विषु बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है आपके कर्क रेखा पर लंबवत होने की। ठीक है, तो कर्क रेखा पर जब वो लंबवत हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इसी दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ मकर संक्रांति पर हो तो जब मकर जो रेखा होती है, मकर रेखा पर वो लंबवत होता है, तो इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होता है। ये इसका तात्पर्य होता है।